चलिए बैठिए यहाँ। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कोसी नदी, ठीक है। आगे बताइएगा, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के मुख्य, किसके शासनकाल थे? अकबर के थे, ठीक है। आगे बताइएगा, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना, ठीक है। क्या नाम था? इबादत खाना। और इबादत खाना की स्थापना 1575 में, कब हुआ था? 1575 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से है? महायान से, ठीक है। किस संप्रदाय से? महायान। महायान जो बौद्ध धर्म में 4 भागों में बढ़ गया था, चतुर्थ, ठीक है ना। किस बौद्ध संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में, हाँ, 2 भाग में बढ़ गया था। इसके बाद बताइएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद लिया गया? मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद, ठीक है। आगे बताइएगा, एहोल अभिलेख किस शासक का है? पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल अभिलेख किस शासक का है? पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है। और पूछेगा, एहोल अभिलेख का रचना किसने किया था? रवि कृति किया था। किसने किया था? रवि कृति किया था, रवि कृति किया था, ठीक है। अगला बताइएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600। जब स्थापना हुआ तो उस समय महारानी एलिजाबेथ है, ठीक है। ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन के रानी कौन थी? एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए एक अधिकार प्रदान किए थे व्यापार करने के लिए। इसके बाद एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 में होने के बाद, ठीक है, 1603 में होने के बाद जेम्स प्रथम ब्रिटेन का राजदूत बना था। और जेम्स प्रथम जो है ये अनिश्चित काल तक कर दिया था व्यापार करने के लिए। कितने काल तक? अनिश्चित, ठीक है। तो महारानी एलिजाबेथ 15 वर्ष तक और ये जेम्स प्रथम अनिश्चित काल तक, ठीक है। आगे बताइएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। कब हुआ था? 1940 में हुआ था, ठीक है, 1940 में, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत पर हुणों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त, ठीक है। मतलब भारत पर हुणों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में, स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त किस वंश के शासक था? गुप्त वंश का शासक था। किस वंश के शासक था? गुप्त वंश के शासक था। इसके बाद बताइएगा, न्यू कैसल पोर्ट जो है ये कोयला निर्यात बंदरगाह है। न्यू कैसल पोर्ट ये कोयला निर्यात बंदरगाह है। ये किस देश के बंदरगाह है? ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह है। किस देश के बंदरगाह है? ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह है, ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह। इसके बाद बताइएगा, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है? 360 गो। देशांतर रेखा की संख्या 360 गो। अक्षांश रेखा की संख्या 179। कितना? 179 गो। अक्षांश रेखा की संख्या 179, ठीक है। हाँ, देशांतर रेखा से किसी भी देश का समय का पता चलता है और अक्षांश रेखा से किसी भी देश का स्थिति का पता चलता है। स्थिति कहाँ देश स्थित है, ठीक है लो। तो देशांतर रेखा से किसी भी देश का समय का पता चलता है और अक्षांश रेखा से किसी भी देश का स्थिति का पता चलता है, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, किस मृदा को प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनवरक हो जाती है? लेटराइट मिट्टी, ठीक है, अनवर हो जाती है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। आगे बताइएगा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, दाब के विमीय सूत्र क्या होता है? बोलिए, बोलो जी, याद है? दाब के विमीय सूत्र ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2, ठीक है ना। ml इनवर्स 1 t इनवर्स, ठीक है। दाब बराबर जो ये सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। हाँ, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बताइएगा,
यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? यादाश्त सेरिबरम से। यादाश्त जो है ये मस्तिष्क के सेरिबरम से संबंधित है, मस्तिष्क के सेरिबरम से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर के, ठीक है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का, ठीक है। इसके बाद बताइएगा प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का है, ठीक है। लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्य 1 वर्ष का, प्राकलन समिति का सदस्यों का कार्य 1 वर्ष का, ठीक है। प्राकलन समिति में सदस्य की संख्या पराक्रम 30 गो होता है और लोकलेखा समिति में सदस्य की संख्या 22 गो होता है, 22 गो होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे भारत के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मतलब मौलिक अधिकार है उसको निलंबन कर सकता है, मतलब उसको सस्पेंड कर सकता है कुछ दिन के लिए, ठीक है। और सादा के लिए स्थगित कौन सकता है? संसद, ठीक है नो। तो याद रखिएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन करेगा तो राष्ट्रपति, और सादा के लिए खत्म कर संसद करेगा, ठीक है। हाँ, आगे बताइएगा निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? संचित निधि किसके अनुमोदन से संचित निधि का पैसा निकाला जाता है, ठीक है। भारत के संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, संचित निधि से पैसा। आगे बताइएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? 20 में है। संविधान के संशोधन के प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? 20 में है। संविधान के किस भाग में है? 20 में, ठीक है। और संविधान संशोधन के प्रक्रिया भारत किस देश के संविधान से ग्रहण किया? किसके? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद बताइएगा इसी में कि संविधान संशोधन जो ये किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। सुनिए पहले, संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में है। किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश से लिया गया? दक्षिण। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? और संशोधन, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद के, ठीक है। हाँ, आगे बताइएगा संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची, ठीक है। इसके बाद बताइएगा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? कितना? 73, ठीक है। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत? 73 संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, ठीक। इसके बाद बताइएगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची के तहत आता है? 9, भूमि सुधार अधिनियम। इसके बाद बताइएगा इसी में दल बदल किस अनुसूची के? 10, किस संशोधन के तहत? दल बदल 52 संशोधन, ठीक है। दल बदल के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। दल बदल के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव गांधी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। मतलब विधि आयोग का एक 1835 में गठन हुआ था, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और उसका अध्यक्षता जो किया था लॉर्ड मैकाले किया था। और किस अधिनियम के तहत था? चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। आगे बताइए इसमें प्याज और झींगा उत्पादन, ठीक है, किस क्रांति से संबंधित है? गुलाबी क्रांति से, ठीक है। प्याज और ये सब झींगा उत्पादन किस से संबंधित है? गुलाबी क्रांति से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, ठीक है। इसके बाद बताइए परामणि क्रांति किससे संबंधित है? पारामणि क्रांति भिंडी उत्पादन से। पारामणि क्रांति भिंडी उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न से। हरित क्रांति खाद्यान्न, ठीक है। हरित क्रांति भारत में कब आया था? तो 1966 और 67, 1966 और 67, ठीक है। और हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था? तो तीसरी, ठीक है ना। हरित पंचवर्षीय योजना किस हरित क्रांति योजना मतलब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद बताइएगा आगे बताइएगा वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए। तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन कहता है। क्या कहता है? थर्मोक्लाइन कहता है, थर्मोक्लाइन, ठीक है। जहाँ तापमान सबसे तेज कम होती है, ठीक है। आगे बताइएगा जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? खादर और बांगर। जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में? 2 भाग में, खादर और बांगर, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को
खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में? यूपी में। ठीक है, किस राज्य में? यूपी में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा निपक आंदोलन के नेता कौन थे? निपक आंदोलन के नेता कौन थे? निपक आंदोलन के नेता कौन थे? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। निपक आंदोलन के नेता कौन थे? दादू दयाल थे। दादू दयाल थे। ठीक है, आगे बताइएगा कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद बताइएगा मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? नहीं, केरल का है। केरल का है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? ठीक है, इसके बाद बताइएगा मोहिनीअट्टम हो गया। इसके बाद ओडिसी किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा का है। ठीक है, ओडिसी किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, आगे बताइएगा हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका देन था? भारत में हिंदू राष्ट्र का विचार तो वी डी सावरकर का। किसका? वी डी सावरकर था। मतलब कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो वी डी सावरकर था। ठीक है, वी डी सावरकर 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया था। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? वी डी सावरकर। कब किया था? 1904 में। ठीक है, 1904 में। इसके बाद बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। 1935 में। ठीक है, 1935 में। आगे बताइएगा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? हाँ, नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। ठीक है, आगे बताइएगा सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ से। आगे बताइएगा एक ही कब्र से 3 मानव का काल? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 गो मानव का काल कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। दमदमा से मिला है। ठीक, आगे बताइएगा गर्तवास बुरजोम से। ठीक है, कल से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बताइएगा जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। ठीक है, आगे बताइएगा सिंधु सभ्यता में अग्नि कुंड का साक्ष्य किन 2 स्तरों से प्राप्त हुआ है? हाँ, लोथल और कालीबंगन से। लोथल और कालीबंगन से मिला है। लोथल और कालीबंगन से। ठीक है, आगे बताइएगा कि नक्शीदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नक्शीदारी कालीबंगन से। कहाँ मिला है? कालीबंगन से। ठीक है, आगे बताइएगा कि शवों को दफनाने का प्रथा बताइए हड़प्पा से। शवों के दफनाने का प्रथा हड़प्पा से। जलाने का प्रथा मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, दफनाने पूछेगा तो हड़प्पा से और जलाने का पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। आगे बताइएगा मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली से। ठीक है, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली से मिला। कहाँ से मिला है? बनावली से मिला। ठीक है, आगे बताइएगा इसी में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यूपी के किस जगह से मिला है? कोल्डियावा से। कहाँ से मिला है? कोल्डियावा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यूपी से किस जगह से मिला है? कोल्डियावा से मिला। कोल्डियावा से। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण का। आग का आविष्कार पूरा पाषाण। कृषि के आविष्कार नवपाषाण काल। ठीक है, पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। इसके बाद बताइएगा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन था? तांबा। धातु कौन था? तांबा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन था? तांबा था। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में। इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख 2 गो बंदरगाह बताइए तो। सुतगड्डा और लोथल 2 गो बंदरगाह था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा हाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने। किसने कहा था? पिगट ने कहा था। ठीक है, पिगट ने कहा था। इसके बाद बताइएगा जनजातीय सलाहकार परिषद का स्थापना किस अनुसूची के तहत होता है? हाँ बोलो। अनुसूची 5। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति। चलिए आगे बताइएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे बताइएगा कि IMF के स्थापना कब हुआ था?
IMF की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। 1945 में IMF ठीक है। IMF के फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना 1945। मुख्यालय वाशिंगटन DC, मुख्यालय वाशिंगटन DC, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पूछते हैं, आगे बताइएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बताइएगा। इसमें बता, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग के सबसे बड़ी स्थिति है। ठीक है, इनाम गांव जो है ये ताम्रपाषाण युग के सबसे बड़ी बस्ती है, बड़ी बस्ती है। इनाम गांव जो है ये ताम्रपाषाण युग के सबसे बड़ी बस्ती है। इसके बाद बताइएगा रोपण, रोपण किस नदी के तट पर है? सतलज नदी पर। रोपण किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। ठीक है, आगे बताइएगा। रावी जो है, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी ये किस देश में बहती है? भारत और पाकिस्तान दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है, भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें इसके बाद बताइएगा कि चनहुदड़ो, चनहुदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। चनहुदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना था? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना था? 13 लाख। ऐसे था 12,99,000, 12,99,000 कुछ। ठीक है, तो लगभग में मान के चलिए 13 लाख। ठीक है, लगभग में 13 लाख। ठीक है, इसी के बाद बताइएगा कि वैदिक काल को, वैदिक काल कितने भाग में बटा था? दो भाग में। कौन कौन था? उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। इसके बाद बताइएगा आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। किसने माना है? नहीं, आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया, मैक्स मूलर। किसने? मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर बताया। ठीक है, इसके बाद बताइएगा आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा तो स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है नो, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में, गुजरात में खोजा गया है। ठीक है, गुजरात में। इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में खेतड़ी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तांबा के लिए। ठीक है, किसके लिए उद्योग था? तांबा के लिए, तांबा के लिए, तांबा के लिए। इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता में चांदी का व्यापार किन दो देशों से होता था? ईरान और अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होता था, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, इसके बाद बताइएगा शीशा का व्यापार किस देश से होता था? ईरान से। शीशा का व्यापार किस देश से होता था? ईरान से। शीशा का व्यापार ईरान से। ठीक है, इसके बाद बताइए इसमें टीन का व्यापार किस देश से होता था? टीन का व्यापार बोलिए, टीन का, ये भी अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, चांदी भी अफगानिस्तान ईरान, टीन भी अफगानिस्तान ईरान, और शीशा पूछेगा था केवल ईरान, शीशा पूछेगा था केवल ईरान, केवल ईरान। ठीक है, आगे बताइएगा, आगे बताइए इसमें गोचर भूमि का अधिकारी को क्या कहा जाता था? गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? गोचर भूमि के अधिकारी को क्या? वाजपति। क्या कहा जाता? वाजपति, वाजपति कहा जाता। ठीक है, इसके बाद बताइएगा अब उस वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वैदिक सभ्यता अपराधियों को पकड़ने का उग्र कौन करता था? उग्र करता था, उग्र, उग्र, उग्र। ठीक है, इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता एक कैसे सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता? शहरी। ठीक है, वह शहरी नगरीय थे। ठीक है, इसके बाद बताइए वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता था। सिंधु सभ्यता पूछेगा तो उस शहरी सभ्यता थी, और ये जो थे ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, इसके बाद बताइएगा वेदांग की संख्या कितना है? 6 गो। पुराण की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108 गो। उपनिषद की संख्या 108। ठीक है, इसके बाद बताइएगा वैदिक सभ्यता में गविष्ठ शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? गविष्ठ शब्द, गविष्ठ शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? बोलिए। गायों के लिए। किसके लिए? गायों के, गायों के लिए। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गायों के खोज। जिसका अर्थ क्या होता है? गायों के खोज होता है, गायों के खोज। आगे बताइएगा 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? 7वां मंडल में। 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? 7वां मंडल में। सोम देवता को ले किस मंडल में है? 9वां मंडल। पुरुष सूक्त का 10वां में। ठीक है, गायत्री मंत्र का 3रा में, गायत्री मंत्र का 3रा में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा
ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित को खील कहा जाता है? आठवें मंडल को क्या कहा जाता है? खील। तो आठवें मंडल को कहा जाता है, आठवें मंडल को, ठीक है। इसके बाद बताइएगा 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म की किस पुस्तक से मिलता है? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म के पूछेगा तो भगवती सूत्र। जैन धर्म के पूछेगा तो भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म पूछेगा तो भगवती सूत्र, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ठीक है। बताइएगा कि वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, ठीक है। इसके बाद बताइएगा गांधार की राजधानी कहाँ था? गांधार की राजधानी तक्षशिला था। गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, इसी में राजधानी पूछ रहे, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती था, शक्तिमती, ठीक है। आगे बताइएगा कि आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। वही पितृ सत्तात्मक या पितृ प्रधान था, ठीक है। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? हाँ, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल। क्या थे? परिवार या कुल थे, ठीक है। इसके बाद बताइएगा योग दर्शन के प्रतिपादक किसने किया था? योग दर्शन के बोलिए पतंजलि, ठीक है। योग दर्शन के पतंजलि, ठीक है। इसके बाद बताइएगा इसी में न्याय दर्शन के गौतम। न्याय दर्शन के गौतम थे, ठीक है। आगे बताइएगा चरवाक दर्शन के चवारके था, ठीक है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी था। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है। उत्तर मीमांसा पूछेगा तो बादरायण। उत्तर मीमांसा पूछेगा बादरायण। उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ऋग्वैदिक काल में वनस्पति को देवता किसको कहा जाता है? सोम को। वनस्पतिक देवता सोम को, ठीक है। इसके बाद बताइएगा पशुओं को देवता किसको कहा जाता है? पुष्ण। पशुओं के देवता पुष्ण। आंधी तूफान का देवता मरुत, ठीक है। मरुत। आंधी तूफान के देवता किसके कहा जाता है? मरुत, ठीक है। इसके बाद बताइएगा इसी में बताइएगा युद्ध का देवता किसे कहा जाता था? युद्ध के देवता इंद्र के। युद्ध का देवता किसको कहा जाता है? इंद्र का, ठीक है। इसके बाद बताइएगा महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, ठीक है। इसके बाद बताइएगा गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद बताइएगा उत्तर वैदिक काल के किस नगर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? उत्तर वैदिक काल के किस नगर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? कौशाम्बी। कहाँ है? कौशाम्बी में, ठीक है। कौशाम्बी किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बताइए आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय बताइए। पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि, ठीक है। इसके बाद बताइएगा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। नहीं, इसके बाद बताइएगा लोहा के खोज किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। लोहा के खोज किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद बताइएगा आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन थी? लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन थी? लोहा थी, ठीक है। लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क, ठीक है। और तांबा को क्या कहा जाता? लोहित अयस्क। तांबा को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क, ठीक है। और लोहा को क्या कहता? श्याम अयस्क, ठीक है। इसके बाद बताइएगा उत्तर वैदिक काल में व्यापार को दूर करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? हाँ, दूर व्यापार जो करते थे व्यक्ति, उनको क्या कहा जाता था? पानी। क्या कहा जाता है? पानी कहा जाता था, पानी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? सूदखोर। क्या कहा जाता? सूदखोर या बेकनट। मतलब कि ऋण देकर, ठीक है, हाँ, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता? सूदखोर या बेकनट कहा जाता था, ठीक है। आगे बताइएगा काबुल जो है, ये काबुल किस नदी का प्राचीन नाम थे? हाँ, काबुल किस नाम के? काबुल
काबल कुंभा। इसके बाद बताइएगा ऋग्वैदिक काल में विपाशा किसका प्राचीन नाम था? व्यास, व्यास नदी का। ठीक, इसके बाद बताइएगा झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितास था। झेलम का प्राचीन नाम वितास था। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितास था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? आशिकनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? आशिकनी था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आशिकनी था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा रावी नदी का प्राचीन नाम परुसणी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुसणी। रावी नदी का प्राचीन नाम परुसणी। ठीक है, इसके बाद बताइएगा सतलज के प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। सतुद्री। ठीक है, सतलज के प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। ठीक है, आगे बताइएगा गंडक का प्राचीन नाम क्या था? सादा नीरा। गंडक का प्राचीन नाम क्या था? सादा नीरा था। ठीक है, आगे बताइएगा घगर का प्राचीन नाम क्या था? घगर का प्राचीन दृश्यदंती। दृश्यदंती। घगर का प्राचीन नाम दृश्यदंती। इसके बाद बताइएगा गोमल। ठीक है, गोमती का प्राचीन नाम क्या था? गोमल। गोमत का गोमती का प्राचीन नाम गोमल था। ठीक है, आगे बताइएगा बताइए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय वाक्य है, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, इसके बाद बताइएगा मुंडको उपनिषद की तुलना, ठीक है सुनिए पहले ध्यान से, मुंडको उपनिषद के तुलना जो ये किया गया यज्ञ के तुलना टूटी नाव से किया गया है। टूटी फूटी नाव से किया। मुंडको उपनिषद के तुलना जो किया गया यज्ञ के टूटी नाव से किया गया है। यज्ञ के टूटी नाव से किया गया। हाँ, मुंडको उपनिषद तुलना। ठीक है, आगे बताइए मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। ये मत्स्य महाजनपद किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा तो अस्मक की राजधानी कहाँ थी? तोसली नहीं, अस्मक की राजधानी पोटली। पोटली या पोतन थी। पोटली या पोतन। ठीक है, ये गोदावरी नदी के क्षेत्र पर, ये दक्षिण भारत की एकमात्र ये, ठीक है ना, वहाँ ये महाजनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र ये महाजनपद था। ठीक है, आगे बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक किसको बोला? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है, इसके बाद बताइएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। इसके बाद बताइएगा पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ ये किस वंश के थे? हाँ, वंश बताइए, यात्री बोलते थे, बताइए। इक्ष्वाकु। कौन वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश। इसके बाद बताइएगा 24 जैन तीर्थकरों में एकमात्र महिला तीर्थकर कौन थे? मलिनाथ। कौन थी? मलिनाथ। मलिनाथ। ठीक है, 19वीं तीर्थकर थी। 19वीं तीर्थकर थी मलिनाथ, एकमात्र महिला तीर्थकर थी। इसका जो प्रतीक चिन्ह था कलश। क्या था? कलश था। कलश था। ठीक है, कलश था। इसके बाद बताइएगा कि महावीर की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? यशोदा। महावीर की पत्नी के नाम यशोदा। पुत्री के नाम क्या था? अनुज्ञा प्रियदर्शनी। अनुज्ञा प्रियदर्शनी। अनुज्ञा प्रियदर्शनी। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। ठीक है, निग्रंथ मतलब बंधनहीन होता है, बंधन। ठीक है, इसके बाद बताइएगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली। ठीक है, ठीक है, जमाली थे दामाद। उनके क्या थे? दामाद थे। दामाद थे। ठीक है, आगे बताइएगा। आगे बताइएगा राज्यों में अगर नाम का परिवर्तन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्य में नाम का परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों में नाम का परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 3। ठीक है, अनुच्छेद 3। जैसे तेलंगाना अलग राज्य बना होगा ना, आंध्र प्रदेश हटकर तेलंगाना अलग राज्य बनवाए, किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। ठीक है, 3 के तहत। ठीक है, ये साधारण बहुमत के आधार पर। किस बहुमत पर? साधारण बहुमत के आधार पर बनता है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? राज्य और संघ क्षेत्र। हाँ, अनुच्छेद 1 का संबंध राज्य और संघ क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद बताइए किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना होगा तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। किसी अन्य विदेशी नया राज्य को मिलाना होता है किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है ना, अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे सिक्किम मिला था, जैसे सिक्किम मिलता है ना, हाँ हाँ वही सब है वो। सिक्किम कब मिला था? 1975। 1975। सिक्किम को स्व राज्य बनाएगा तो 1974 में पूर्ण। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। आगे बताइएगा नागरिकता का उल्लेख भाग की कितना भाग में है? 2 भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा
भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब आया था? बोलिए बाबू, नागरिकता संविधान प्रावधान कब आया था? कब आया था? 1949 में। कब आया था? 1949 में। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब आया था? 1949 में। ठीक है, क्योंकि देखिए 26 नवंबर 1949 को 15 को अनुच्छेद लागू कर दिया गया था, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 ये सब था। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी अधिनियम जो नहीं भारत में था, कब आया था? 1949 में आया था, 1949 में। ठीक है, आगे बताइएगा, आगे बताइए, किस देश का संविधान सबसे छोटा है? मोनाको का। किस देश का संविधान सबसे छोटा है? मोनाको का। ठीक है, मोनाको का संविधान क्या है? छोटा है। किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? भारत का। ठीक है, किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो भारत का है, भारत का। ठीक है, अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितना है? 7 गो। ठीक है, अमेरिका के यूएसए, अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितना है? 7 गो है। ठीक है, आगे बताइएगा। हाँ, आगे बताइएगा, भारत की प्रस्तावना कितने देशों से प्रेरित है? 4 देशों से प्रेरित है। भारत की प्रस्तावना कितने देशों से प्रेरित है? 4 देशों से प्रेरित है। ठीक है, 4 देशों से प्रेरित है। इसके बाद बताइएगा, प्रस्तावना से पूछ रहे हैं, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय किस क्रांति से लिया गया है? रूसी क्रांति से। किस क्रांति से लिया गया? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, प्रस्तावना में बताइएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारा, ठीक है, किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक? 1799 तक। 1789 से लेकर 1799 तक। ठीक है, 1799 में ही मतलब इस क्रांति से नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनाया गया था। नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि प्रस्तावना को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश? यूएसए है। कौन है? अमेरिका है। प्रस्तावना को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? अमेरिका। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसमें इसके बाद देखिए, समवर्ती सूची, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची पूछेगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिखे हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, अगर तीनों पूछेगा तब। अगर केवल समवर्ती सूची पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया है। केवल समवर्ती सूची पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बताइए तो? साढ़ था। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या बताइए? साढ़ था। क्या था? साढ़ था। ठीक है, आगे बताइएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हिंद महासागर से। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हिंद महासागर से होती है, हिंद महासागर से। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, पछुआ पवन को 40 डिग्री दक्षिण पर क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। पछुआ पवन को 40 डिग्री पर गरजता चालीसा। ठीक है, इसको 50 डिग्री पर क्या कहते हैं? 60 डिग्री पर चिकता साठा। ठीक है, आगे बताइएगा, पर्वत समीर ये कब चलती है? दिन में। कब चलती है पर्वत समीर? दिन में चलती है, रात में चलती है। पर्वत समीर कब चलती है? रात में। घाटी समीर कब चलती है? दिन में चलती है। घाटी समीर दिन में चलती है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, आगे बताइएगा, भारत में पश्चिमी विक्षोभ, भारत में जो नहीं है पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? रबी फसल के लिए। ठीक है, किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? रबी फसल के लिए प्रसिद्ध है, रबी फसल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बताइएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, ठीक है, ये भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? केरल में। किस राज्य में प्रवेश करती है? केरल में प्रवेश करती है। ठीक है, केरल में। इसके बाद बताइएगा कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, पश्चिमी विक्षोभ है ये भारत के किस क्षेत्र में वर्षा कराती है? मतलब कि ये पश्चिम भारत में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में, याद रखिएगा उत्तर। ठीक है, हाँ, आगे बताइएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, बताइएगा तो महावीर ने अपने शिष्यों को कितने भाग में बांटा था? 5। बताइए। 11। कितने? 11 ग्रंथारों में। ठीक, कितने भाग में? 11 को। आगे बताइएगा, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थकर
अरिष्टनेमी। कौन थे? अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। क्या था? शंख था, शंख था। ठीक है, आगे बताइएगा तो महावीर के प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर के प्रतीक चिन्ह सिंह। सिंह। महावीर के प्रतीक चिन्ह सिंह। महावीर के प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। ठीक है, बताइए आगे तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह हाथी। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। हाथी था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा जैन धर्म के तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह बता दीजिए। संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह घोड़ा। क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। घोड़ा था। ठीक है, आगे बताइएगा बाबू, आगे बताइएगा कितना जन संगीत हुआ था? दो गो। कितना जन संगीत हुआ था? दो गो। पहला जन संगीत क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरा का जन संगीत क्या हुआ था? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो जन संगीत कितना कब हुआ है? दो गो हुआ था। पहला संगीत क्या हुआ है? पाटलिपुत्र। दूसरा का क्या हुआ? पहला जन संगीत का अध्यक्षता किसने किया था? अस्तुलभद्र किया था। दूसरा का जन संगीत क्या? क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण। दूसरा का जन संगीत का अध्यक्ष किसने किया था? क्षमा श्रवण किया था। ठीक है, क्षमा श्रवण नहीं, क्षमा श्रवण था। ठीक है, आगे बताइएगा जैन धर्म के त्रिरत्न शब्द 3 को बताइए। हाँ बोलिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के पूछेगा तो बुद्ध धर्म और संघ। वो बुद्ध धर्म और संघ। ठीक है, आगे बताइएगा तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय कमल एवं साण। क्या था? कमल एवं साण। ठीक है, आगे बताइएगा गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। इसके बाद बताइएगा ज्ञान का प्रतीक चिन्ह। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था? ज्ञान के प्राप्त था पीपल या बोधि वृक्ष। ठीक है, घटना को संबोधि कहा जाता है उस घटना को। ठीक है, हाँ आगे बताइएगा मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? गौतम बुद्ध के मृत्यु का नहीं, स्तूप। क्या था? स्तूप। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप था। ठीक है, आगे बताइएगा निर्वाण के प्रतीक चिन्ह। निर्वाण के प्रतीक चिन्ह। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? बुझ, दीपक का बुझ जाना। बुझ। निर्वाण के प्रतीक चिन्ह बताइए इनका। पद चिन्ह। क्या था? पद चिन्ह था। पद चिन्ह था। ठीक है, आगे बताइएगा तो कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? भद्र बाहु। ठीक है, आगे बताइएगा विनय पिटक और सुत पिटक पुस्तक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? पहला। किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? पहला बौद्ध संगीति के दौरान। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। आगे बताइएगा अभिधम पिटक की पुस्तक की रचना किस बौद्ध संगीति? तीसरा। किस बौद्ध संगीति? तीसरा। दूसरा काम कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना, पहला याद रखिएगा, दूसरा और पहला, तीसरा और चौथा। चौथा में जो है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म कितने भाग में बढ़ गया था? 2 भाग में, हीनयान और महायान। ठीक है, चौथा बौद्ध संगीति के समय कौन सा, किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क। कनिष्क। ठीक है, आगे बताइएगा तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में? अजात शत्रु। दूसरा का बौद्ध संगीति कालाशोक और तीसरा का अशोक और चौथा कनिष्क। चौथा कौन था? कनिष्क था। चौथा कौन था? कनिष्क था। ठीक है, चौथा कनिष्क था। आगे बताइएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? कितना? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बताइएगा तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था जी? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483। जब मृत्यु हुआ तबे बौद्ध संगीति हुआ था। जब